तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कर्नाटक में लगातार 7वें दिन हिंसा जारी है। आज कर्नाटक के बेंगलुरु, मंड्या, मैसूर और हासन में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। बेंगलुरु में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। हंगामे के बीच प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और ट्रकों के शीशे भी तोड़े। आंदोलन करने वालों पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु शहर में 15,000 जवानों को तैनात कर दिया। रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिएक्शन टीम, CISF, BSF और 3,000 होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं। We have deployed sufficient amount of police force. We have also got support from the center. हिंसा में शामिल करीब 200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बेंगलुरु शहर में शाम 5 बजे के बाद धारा 144 लगा दी गई है। तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया गया है। कर्नाटक में तमिलनाडु और तमिलनाडु में कर्नाटक के रहने वाले लोगों पर हमलों के बाद CM सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री जयललिता को चिट्ठी लिखकर कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा देने को कहा है। जम्मू के पुंछ में पिछले कई घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं। एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। पुंछ में कल सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अल्लाह पीर इलाके के मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ और आतंकी छिपे हैं। एनकाउंटर को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनके डेड बॉडीज रिट्रीव किया गया है। हमारा अंदाज़ा है 2 और भी मारे गए, बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। हो सकता है एक का 1-2 मिलिटेंट अभी जिंदा है अंदर। ऑपरेशन अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में घुसपैठ की कोशिश में 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। इससे पहले अगस्त महीने में भी आतंकियों की सुरक्षा बलों से 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। बकरीद के मौके पर कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में कल कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने आज से मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर अगले 72 घंटों तक के लिए रोक लगा दी है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सिर्फ सरकारी मोबाइल कंपनी BSNL को इस रोक से छूट दी गई है। कल जम्मू कश्मीर सहित देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। सरकार ने सभी प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों को तुरंत सर्विस बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही BSNL की ब्रॉडबैंड सर्विस पर भी रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस, आर्मी और सरकारी अधिकारियों के BSNL पोस्ट पेड नंबरों को बैन से छूट दी गई है। इससे पहले कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा की वजह से 8 जुलाई से 27 जुलाई तक मोबाइल फोन सर्विस पर रोक लगी हुई थी। फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा जल्द ही फाइनल होने वाला है। सरकार ने करार की बारीकियों को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब समझौते के अंतिम बिंदुओं को तैयार किया जा रहा है। फ्रांस के साथ रफाल डील पर बातचीत कर रही टीम की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद रिपोर्ट को अंतिम मुहर के लिए PMO के पास भेज दिया गया था। PMO ने रक्षा मंत्रालय से कुछ सवाल किए थे, जिनके जवाब भी भेज दिए गए हैं। फ्रांस के सूत्रों का कहना है कि वो इसी महीने अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं फाइनल स्टेज में, इतना ही बोल दिया है ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि अंतिम इसमें तप्पा जो स्टेज होती है उसमें। पिछले साल अप्रैल में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज GST काउंसिल और इसके सचिवालय को मंजूरी दे दी। यही काउंसिल GST को लेकर टैक्स रेट और बाकी मुद्दों पर फैसले लेगी। Effect from 12th of September, the first section of the Act, which is relating to GST Council's formation, comes into being from today onward. इस काउंसिल का मुख्य काम GST के तहत टैक्स की दरें और बैंड तय करना होगा। काउंसिल ये भी तय करेगी कि किस प्रोडक्ट और सर्विस पर टैक्स लगाना है और किस पर नहीं। इसके अलावा मॉडल GST लॉ को मंजूरी देना, विवादों के निपटारे का तरीका सुझाना भी इस काउंसिल के अधिकार होंगे। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी को महंगाई से राहत मिली है। अगस्त में महंगाई दर 5.05 तक नीचे आ गई है, जबकि जुलाई में महंगाई दर 6.07% थी। इस बीच अप्रैल से अगस्त के बीच टैक्स वसूली बढ़ने से सरकार को फायदा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स में 27% और डायरेक्ट टैक्स में 15% की बढ़ोतरी हुई है। 5 महीनों में डायरेक्ट टैक्स वसूली से सरकार ने 1,89,00,000 करोड़ की कमाई की है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स से वसूली 3,36,00,000 रुपए रही। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स शामिल होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी शामिल है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यूपी के CM अखिलेश यादव ने आज 1 घंटे में अपने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को अवैध खनन के आरोपों की वजह से हटाया गया है।
वहीं पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप थे। ये हर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। अब कुछ न कुछ कोई न कोई शिकायत जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही थी और सारी चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ मुख्यमंत्री जी को कोई खबर लगी होगी, कुछ पता लगा होगा, तभी उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने खुद को बचाने के लिए दूसरे नेताओं को बर्खास्त किया है। अगर श्री अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में रोकने के लिए क्यों गए? आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद लालू ने कहा कि वे यूपी में 100 से भी ज्यादा रैलियां करेंगे। इस साल तो कम होता है, उत्तर प्रदेश में तो और बेसी होगा। ये सारा जगह पूरा कंपेन सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में लालू यादव के गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार यूपी में अपनी पार्टी का अलग से प्रचार कर रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव लालू और नीतीश के साथ बने महागठबंधन से बाहर हो गए थे। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक डेंगू के 1158 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 390 मामले सितंबर के पहले 10 दिन में आए हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सितंबर तक चिकनगुनिया के 1057 मरीज सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या पिछले एक हफ्ते में 90% तक बढ़ चुकी है। दिल्ली में इस साल डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मलेरिया ने 2 की जान ली है। जाकिर नाइक के एनजीओ से 50 लाख का चंदा लेने के आरोप पर बीजेपी ने दिल्ली में राजीव गांधी फाउंडेशन के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद कई बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। कांग्रेस पार्टी ने जो 50 लाख रुपए गबन किया है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 50 लाख रुपए नहीं दिए। अगर नहीं वो कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं लिए तो उसका प्रूफ दिखाया कि हमने पैसे नहीं लिए। भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार रहेगी। बेईमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2011 में 50 लाख का चंदा दिया गया था। कांग्रेस मान चुकी है कि चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला था, लेकिन ये रकम लौटा भी दी गई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को बर्खास्त कर दिया है। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन को अरुणाचल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्र ने खराब सेहत का हवाला देते हुए राजखोवा से इस्तीफा मांगा था, लेकिन राजखोवा ने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। केंद्र चाहे तो उन्हें बर्खास्त कर दे। इसी पर आज राष्ट्रपति के दस्तखत से उन्हें हटाए जाने का आदेश जारी हो गया। बीते महीनों में अरुणाचल प्रदेश की सियासी उठापटक में राज्यपाल राजखोवा के फैसलों को लेकर केंद्र सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जो भी उन्होंने किया था वो तो केंद्र की सरकार के कहने पे शायद किया होगा, तो इसलिए हटाना तो था ही। उनकी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद बिल्कुल अनटेनेबल थी, तो इसलिए हटाया है, तो अच्छा किया है। स्पेन की टाल्गो ट्रेन के सफल परीक्षण के बाद रेल मंत्रालय हल्के वजन के रेल डिब्बों की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए रेलगाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का समय भी कम लगेगा। हल्के वजन के डिब्बों वाली टाल्गो ट्रेन ने हाल ही में दिल्ली और मुंबई के बीच का ट्रायल रन 12 घंटे से भी कम समय में पूरा किया है। इस सफर में ट्रेन की टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जबकि सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में करीब 16 घंटे का वक्त लगता है। रेल लाइन पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब रेल मंत्रालय ऐसे ही कोच की तलाश कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। सिलेक्टर्स ने वेस्टइंडीज गई टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया है। विराट कोहली की कप्तानी में चुनी गई टीम में रोहित शर्मा और शिखर धवन की जगह बरकरार है, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे में खेलने वाले स्टुअर्ट बिनी और शार्दुल ठाकुर की छुट्टी हो गई है। अजिंक्य रहाणे टीम के उप कप्तान होंगे। Me and my colleague, along with team coach Anil Kumble and Virat Kohli, we were of the opinion that this is the best possible combination. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 22 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट कोलकाता और तीसरा इंदौर में खेला जाना है।